हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार शिक्षक बहाली डेली निरंतर कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। आप लोग को मिल रहा होगा न्यूज़ और देख भी रहे होंगे कि किस अनुसार से बिहार शिक्षक बहाली का मजाक बनते जा रहा है और मानसिक रूप से सभी बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्या तैयारी करें, डेली कुछ न कुछ चेंज हो रहा है और आप सभी की जो तैयारी है वो निरंतर चल रही है, लेकिन उसी में कुछ कुछ बदलाव भी किया जा रहा है। तो देखिए, हम लोग जो टेस्ट आपकी डेली चलती है दोस्तों 3 बजे से आपकी ये 1 to 5 के लिए, और एक टेस्ट चलती है आपकी रात में 9 बजे से जो क्लास 9-10 के लिए, और 9-10 सामाजिक विज्ञान के जो बच्चे हैं उनके लिए। सामाजिक विज्ञान में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि आप सभी का जो अब 2 ही सब्जेक्ट से आप लोग को एग्ज़ाम में बनाना है ना। यानी कि जो आपका पेपर सेकेंड जो है आपका जो 80 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको दोस्तों हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक रखना है और हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक अनिवार्य लेना है, या दोनों ले सकते हैं लेकिन एक लेना जरूरी है। और उसके अलावा जो आपका 2 सब्जेक्ट और बचता है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, उसमें से कोई एक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अब रहा, यानी कि अब चारों से नहीं पूछा जाएगा, तो मात्र 2 सब्जेक्ट से आपको एग्जाम में बनाना है। यानी कि 40 से आपका, अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी मान लीजिए जाए आप लेते हैं, तो 40 आप हिस्ट्री से बनाना है और 40 आपको ज्योग्राफी से बनाना है। यानी कि अब 2 ही सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्लास 9-10 वाले। ठीक है, और 1 to 5 का तो जो था वही है, 1 to 5 में कोई चेंजिंग नहीं आया है। तो चलिए हम लोग शुरू करें। और ये जो है मेन रूप से आपका 1 to 5 के लिए है, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान, सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, करेंट अफेयर है, ये तो सभी को पूछा जाएगा, है ना। चाहे वो 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9-10 में हो, आपका 11-12 में हो, है ना। ये चीज़ तो सबके लिए है, तो ये सभी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन ये मेन रूप से 1 to 5 के लिए है आपका। और उसी के लिए जैसे कि इसमें आपका इन्वायरमेंट से क्वेश्चन मिलेगा, आपको विज्ञान से मिलेगा, समान अध्ययन है, करेंट अफेयर है ना। इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सारा चीज़ आपको पढ़ना है और हर एक चीज़ से आपको सवाल पूछा जाएगा। ठीक है जी, और ये डेली 3 बजे से आपकी चलती है। और अभी महा धमाका ऑफर दोस्तों आप सभी के लिए है, 50% ऑफ कर दिया गया है। फी में आपका 251 रुपया कर दिया गया है मात्र, है ना। पहले 500 था, अभी मात्र 251 कर दिया गया है, 50% ऑफ। तो इसमें आप फटाफट जुड़ जाना है। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 7857824310। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अभी 50% ऑफ कर दिया गया है। 499 ये चार्ज था, यानी कि 500 लगभग चार्ज था, इसमें 50% ऑफ आपका 251 आपको कर दिया गया है। तो फटाफट इसमें आपको जुड़ जाना है व्हाट्सएप में, और यहीं पर जितने पीछे क्लास हो गई है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी, और आगे जो क्लास होगी वो भी आपको निरंतर मिलता रहेगा, है ना। एग्ज़ाम तक आपको मिलता रहेगा, है ना जी। 251 में ही मिलेगा। जो लोग ले लिए हैं पहले उनको नहीं बढ़ेगा, और जो आगे दोस्तों लेंगे उनका इतना ही लगेगा अभी फ़िलहाल। तो ये फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है, आप इसका जितना जल्दी हो सके मौका उठा लीजिए। इसी नंबर पे पे करना है और स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे और डेली वाइज फिर आपको क्लास मिलते रहेगा और आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं और पूरा यहाँ पर हम लोग डिस्कशन भी करते हुए चलेंगे। एक बार वीडियो को सभी दोस्तों लाइक कर देना है। तो आज का पहला सवाल है कि निम्न में से कौन इजराइल की मुद्रा है। देखिए, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण देश है जो हमेशा चर्चा में रहता है, उसका मुद्रा है, उसकी राजधानी है, उसके प्रधानमंत्री है, ये आपको पूछा जा सकता है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो देश हमेशा चर्चा में रहता है, इजराइल देखिए चर्चा में रहता है हमेशा, रसिया चर्चा में रहता है, रूस है, अमेरिका है, ईरान है, पाकिस्तान है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, है ना। तो जो जो चर्चा में रहते हैं उसके बारे में। तो चलिए, इजराइल की मुद्रा क्या है दोस्तों, ये बताइएगा। इजराइल की जो मुद्रा है वो है आपका शेकेल, है ना। आंसर हो जाएगा आपका इजराइल की मुद्रा शेकेल। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इजराइल की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों, तो इजराइल की स्थापना होती है 1948 में, है ना। भारत आज़ाद होता है 1947 में, और इजराइल जो स्वतः मतलब इजराइल जो एक आधुनिक राष्ट्र बनता है वो 1948 में बनता है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। कहाँ है राजधानी, यरूशलेम इजराइल की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा, इजराइल, है ना, यरूशलेम।
ठीक है। देखिए इजराइल के जो लोग हैं दोस्तों, वो वहाँ के सबसे लोकप्रिय जो खेल है वो है फुटबॉल और बास्केटबॉल है आपका। ठीक है, इजराइल एक छोटा सा कंट्री है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं कुछ कुछ और देश हमारे जो पड़ोसी हैं या फिर जो चर्चा में रहते हैं उसके बारे में आपको मुद्रा बता देता हूं। जैसे कि भूटान, तो भूटान की मुद्रा आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। भूटान की मुद्रा है आपका नगुल्ट्रम। क्या है, बहुत बार पूछा गया है, नगुल्ट्रम है दोस्तों आपका भूटान की मुद्रा, है ना, नगुल ट्रम है दोस्तों आपका भूटान की मुद्रा, याद रखिएगा। मंगोलिया की मुद्रा है आपको तुगरिक, है ना। हमेशा देखिए पूछा जाता है संयुक्त अरब अमीरात, है ना, यूएई। तो संयुक्त अरब अमीरात का जो मुद्रा है वो है आपका दिरहम, याद रखना है, क्या है, दिरहम है दोस्तों, है ना। बांग्लादेश का टका, ठीक है जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका दूसरा नंबर सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है। अभी तो आपको ये 11 जनगणना याद रखना पड़ेगा पूरे तरीके से कम दोस्तों 2 सवाल या 3 सवाल आपको फिक्स है कि जनगणना से रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है, तो लिंगानुपात से जितना सवाल है, जनगणना से संबंधित जो भी सवाल बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। 2 से 3 सवाल एग्जाम में 100% पूछेगा। तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा अपना बिहार का है। और बिहार का कितना है दोस्तों, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा बिहार का। और भारत का कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 382 है। भारत का कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है आपका भारत वाला। ठीक है जी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका तीसरा नंबर। वीडियो को दोस्तों लाइक करते चलना है। जो 50% आपको डिस्काउंट कर दिया गया है उसका भी आपको लाभ उठाना है। प्रश्न है कि पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। देखिए पॉलिशदार पाषाण उपकरण जो है ये नवपाषाण नवपाषाण जो युग है उसकी विशेषता है ना, नवपाषाण। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा नवपाषाण। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है जी। कृषि की शुरुआत कहाँ होती है, कई बार पूछा गया है दोस्तों कि कृषि की शुरुआत कब होती है, तो कृषि की शुरुआत होती है नवपाषाण युग में ही, है ना, याद रखिएगा। कृषि नवपाषाण युग में ही हुआ था कृषि की शुरुआत दोस्तों। ठीक है, चलिए। और आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण युग के अंतिम चरण में, है ना। आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूरा पाषाण युग के अंतिम चरण में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्न कारण से होती है। देखिए उत्तर पश्चिम भाग, और भारत के देखिए अगर उत्तर पश्चिम भाग की अगर बात करें तो कौन सा एरिया होगा, उत्तर और पश्चिम, है ना। फटाफट देखिए मैं भारत का मानचित्र यहाँ पर देखिए बन गया। तो उत्तर पश्चिम वाला एरिया कौन होगा भाई, ऊपर होता है दोस्तों नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र होगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट वाला ये वाला, है ना। तो उत्तर पश्चिम वाला ये किनारा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जाड़े के दिनों में बारिश होती है कि नहीं होती है। तो ये जो बारिश होती है ये किस कारण से होती है, ये बारिश होने का मुख्य कारण है कि भूमध्य सागर, है ना, भूमध्य सागर से चक्रवातें उठती है दोस्तों। और दोस्तों ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से पार करते हुए ये भारत में आती है। और भारत में आकर के दोस्तों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत दोस्तों बिहार में भी इसका अंश देखने को मिलता है। तो ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के वजह से, है ना। इसको क्या कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ इसको कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर आपका, है ना, पश्चिमी विक्षोभ इसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो चक्रवात है ये कहां से उठता है, तो भूमध्य सागर से। ठीक है जी, याद रखना है भूमध्य सागर से ये चक्रवात उठता है आपका। ठीक है, चलिए। और ये वर्षा कब होती है, तो जाड़े के दिनों में, यानी कि दिसंबर जनवरी के समय पर ये बारिश होती है आपकी। अगला प्रश्न है आपका सवाल नंबर 5 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ग्रहण की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। जितने सवाल हैं ना आपके एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड हैं और यहीं से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक भी सवाल को आपको मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। तो राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव की जो प्रक्रिया है दोस्तों, ये जो ली गई है ये आपको साउथ अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से जी,
साउथ अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक चीज और क्या लिया गया है, तो भारतीय संविधान में संशोधन है ना, भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो है अनुच्छेद 368 और भाग नंबर 20 है ना, भाग 20 में इसका वर्णन है और 368 में है। और भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी सवाल बार बार आपको पूछा जाता है दोस्तों। अब देखिए जब राज्यसभा की बात आती है तो राज्यसभा क्या है दोस्तों, तो संसद का उच्च सदन है ना। राज्यसभा क्या है, संसद का दोस्तों ये उच्च सदन है ना। इसके सदस्यों की जो है ना, सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 30 साल होती है और इसके जो सदस्य होते हैं उसका जो अवधि होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। लेकिन जो आपका राज्यसभा है दोस्तों ये कभी भी भंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके जगह पर दूसरे लोग आ जाते हैं। इसीलिए जो राज्यसभा ये कभी भी भंग नहीं होता है, याद रखिएगा। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्यसभा की मतलब कितने दिन का इसका कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो ये आपका 5 नंबर हो गया। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट को सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक क्या है। ब्रटलैंड रिपोर्ट, आखिर ब्रटलैंड रिपोर्ट क्या है। देखिए ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है दोस्तों, और इसका शीर्षक जो है वो आवर कॉमन फ्यूचर है। ठीक है, इसका जो शीर्षक है वो आवर कॉमन फ्यूचर है। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के ब्रटलैंड आयोग द्वारा जारी किया गया था और यह आयोग 1983 में नॉर्वे के प्रधानमंत्री ग्रो हर्सेल ब्रटलैंड की अध्यक्षता में गठित किया गया था दोस्तों। और यह आयोग ने 1987 में अपना रिपोर्ट प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया था। आपका ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब होता है। आपका 1992 में होता है, रियो डी जेनेरो में, याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपका 2002 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था, तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। प्रश्न है 7 नंबर की निम्न में से हिंदी भाषा को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकारा दोस्तों, और सबसे पहले बार स्वराज का प्रयोग किसने किया था, तो वो कौन थे, वो व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, वो कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारे और पहली बार इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था, है ना, ये भी आपको याद रखना है। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं आपका 8 नंबर। प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। बताइए 1937 में दोस्तों कांग्रेस मंत्रिमंडल टोटल कितने प्रांतों में बने थे, तो 1937 में टोटल 8 प्रांत में बने थे दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, 8 प्रांत में। और ये कौन कौन से थे, तो संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, मद्रास में ये बहुमत प्राप्त किया था आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं आपका सवाल नंबर की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करेंगे, क्योंकि देखिए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बोला है ना, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अस्थाई नहीं बोला है, ये सिर्फ प्रथम अध्यक्ष बोला है। तो प्रथम बोला है तो दोस्तों तो सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। अगर प्रथम अस्थाई बोलता तब राजेंद्र प्रसाद होता, लेकिन यहाँ पर प्रथम बोला है तो प्रथम जो संविधान सभा की बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, आपको पता होगा है ना, प्रथम बैठक ये भी होती है 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, इसमें अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे, कौन, तो सच्चिदानंद सिन्हा। और लेकिन फिर जो अगला बैठक होता है वो होता है 13 दिसंबर 1946 को। तो 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष
चुन लिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए थे दोस्तों संविधान सभा में, तो 13 दिसंबर 1946 को आपका, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे आपके कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आपका, ठीक है। और संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था संविधान को टोटल बनने में दोस्तों। भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए, तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, कई बार एग्जाम में आया है, BR अम्बेडकर जी, है ना। तो मैं सारे सवाल को रिवीजन करते चलता हूं ताकि आपका हर एक बार रिवीजन होते रहे। डेली लगभग 200 से 300 सवाल हम रिवीजन कर देते हैं ताकि आपका दोस्तों रिवीजन होते डेली सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, है ना। चलिए, और इसको अगर एक बार टेस्ट लगा लेते हैं तब तो फिर खैर आपको कोई रोकने वाला ही नहीं है ना। इस प्रकार से आपको तैयारी करते रहना है। प्रश्न है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है। देखिए, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक आपसे पूछ रहा है, तो संयुक्त घटक को कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन। क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका C नंबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 11 नंबर कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे। भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे दोस्तों वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय नियोजन के वास्तुकार, आंसर हो जाएगा आपका D नंबर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना होती है आपकी 1938 ईस्वी में, है ना। 1938 में होती है, किसके द्वारा, तो नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही होती है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना दोस्तों आपका, ठीक है जी। चलिए भाई साहब, तो अगला सवाल चले। अच्छा, एक चीज बताइएगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को सर जी, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 15 मार्च 1950, ठीक है। लेकिन अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, इसके जगह पे क्या आ गया है दोस्तों, नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग जो आया है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 से, याद रखिएगा, है ना। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना जी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अब देखिए, रिजर्व बैंक का बहुत सारा कार्य है, बहुत सारा कार्य नहीं भी है ना। आपको ऐसा कार्य दे देगा जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं रहेगा, ये छांटने के लिए रिजर्व बैंक से फिक्स है कि आपको 1 से 2 सवाल आपको पूछेगा ही पूछेगा। देखिए, रिजर्व बैंक का कार्य जो है वो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, ये कार्य नहीं है ना। यानी जनता से प्राप्त जमा पर ब्याज देना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जैसे आप पैसा जमा करते हैं तो उस पर ब्याज मिलता है ना आपको, तो ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों। ये कार्य किसका है, तो आप जिस बैंक में जमा कर रहे हैं उसका कार्य है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि सब बैंक का अलग अलग है। PNB में जमा करिएगा तो उसका कुछ अलग मतलब ब्याज मिलता है, परसेंट मिलता है। SBI में अलग मिलेगा, और भी अदर बैंक है जो उसमें आपको अलग अलग मिलता है। तो ये RBI का कार्य नहीं है, ये उस बैंक का कार्य है आपका, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका C हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, अब देखिए RBI से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि RBI को कहा जाता है दोस्तों जनताओं का बैंक, ये भी नहीं है ना। और व्यावसायिक बैंकों का, हाँ, व्यावसायिक बैंकों का बैंक इसको कहते हैं RBI को, है ना, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार का भी बैंक इसको कहा जाता है RBI को। केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है, RBI। RBI की स्थापना कब होती है दोस्तों, तो 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है। 1934 के एक्ट के तहत होती है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1 जनवरी दोस्तों आपका 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। RBI के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में, है ना, शक्तिकांत दास अभी वर्तमान में गवर्नर है। कितने नंबर के गवर्नर है दोस्तों, तो 25वें नंबर के गवर्नर है RBI के। तो ये सारे चीज आपके पता होनी चाहिए RBI के बारे में। RBI का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में RBI का मुख्यालय है आपका, है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका 13 नंबर सवाल है, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, आप देखे होंगे कॉमनवेल्थ गेम, बहुत सारा उसमें गेम होता है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ जो ये गेम होता है दोस्तों, यानी कि इसी को राष्ट्रमंडल भी कहा जाता है ना, इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल। जी हाँ,
इसी को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रमंडल। तो कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है लंदन में। कहाँ है जी? ये है आपका लंदन में, है ना। कहाँ है? लंदन में है, इंग्लैंड के लंदन में आपका ये आपका स्थित है, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल में टोटल अभी कितने देश हैं, इसके सदस्य देश हैं, तो 54 है आपके, ठीक है। टोटल कितने सदस्य देश हैं राष्ट्रमंडल के? तो 54 देश हैं, है ना। चलिए भाई साहब, तो अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर। प्रश्न है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम व्यक्ति जो है दोस्तों, उनका नाम है जी शंकर कुरूप, है ना। आपको पता होगा जी शंकर कुरूप हैं, है ना। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति यानी गोविंद शंकर कुरूप। इनका पूरा नाम क्या है? गोविंद शंकर कुरूप। और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया था 1965 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों, ठीक है। 1965 ईस्वी में दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है, तो 11 लाख रुपया नगद मिलता है और वाघ देवी की प्रतिमा मिलती है, ठीक है। किसकी? तो वाघ देवी की प्रतिमा मिलती है और 11 लाख रुपया इसमें नगद दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाली प्रथम महिला कौन थी, है ना। ये तो महिला नहीं थे ना जी शंकर कुरूप जी, तो प्रथम महिला कौन थे भाई साहब? तो पहला महिला का नाम था आशा पूर्णा देवी। क्या नाम था? आशा पूर्णा देवी नाम था दोस्तों प्रथम महिला को। देखिए, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, ये आपको 8वीं अनुसूची में दर्ज जो 22 भाषाएं हैं इसके लेखक को दिया जाता है और इसके अलावे अंग्रेजी भाषा के लेखक को भी दिया जाता है। यानी कि टोटल 23 भाषा में दिया जाता है ना। 22 भाषा जो हमारा 8वीं अनुसूची में है, उसके अलावे जो हमारा एक अंग्रेजी भाषा है उसमें भी दिया जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति, है ना, तो अंग्रेजी में सबसे पहले किसको मिला था? तो अमिताभ घोष को दोस्तों, है ना। अंग्रेजी में सबसे पहले किसको दिया गया था? तो अमिताभ घोष को। कब? तो 2018 में दिया गया था 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं इसीलिए इतना डिटेल से बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्जाम में अगर पूछ लिया तो कहीं आपके अगर दिमाग में है तो भैया आप निकल जाइएगा, है ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 15 नंबर। इसरो की स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है ना। कब होती है? 1969 ईस्वी में होती है इसरो की स्थापना। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसका मुख्यालय पूछ लिया जाए दोस्तों, हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है, यानी कि कर्नाटक में है आपका दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो है विक्रम साराभाई। कौन है जी? विक्रम साराभाई दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, विक्रम साराभाई। याद रखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम विक्रम साराभाई है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि डीआरडीओ के बारे में आपको जरूर पूछा जाएगा, डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च, है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर डीओडी को पूछा जाए कि स्थापना कब होती है डीआरडीओ की, तो 1958 में, 1958 में डीआरडीओ बनता है और 1969 में दोस्तों आपका इसरो बनता है। याद रखिएगा। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक है वो है विक्रम साराभाई, ठीक है। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, है ना। 15 अगस्त याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्रता के समय मनाया गया था आपको 15 अगस्त 1969 को आपका। अगला सवाल है दोस्तों आपका 16 नंबर। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक बनता है कि नहीं बनता है? अगर आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहिए तो एक लाइक प्लीज कर देना है सभी लोगों को। और अभी जो ये ऑफर है 50% वाला, तो आप इसमें 50% आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, मात्र 251 चार्ज का। और इस हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारे मटेरियल नोट्स आपको उपलब्ध
उपलब्ध करा दिए जाएंगे और आराम से तैयारी आप जुड़ करके करते रहना है। ठीक है जी। चलिए प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम है। देखिए उपासना भवन का निर्माण किसने किया था, तो अकबर महान किए थे, है ना। उपासना भवन का निर्माण अकबर जी किए थे। तो अकबर द्वारा उपासना भवन यानी कि इसी को कहते हैं दोस्तों इबादत खाना। ठीक है, उपासना भवन का नाम क्या है, इबादत खाना। और इसका जो निर्माण होता है वो 1575 ईस्वी में इसका निर्माण होता है। कब होता है, 1575 में इसका निर्माण होता है। ठीक है जी। अकबर देखिए बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किए थे, है ना। अकबर जो था, अकबर का राजधानी कहाँ था, तो अकबर अपना राजधानी बनाया था फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी में इन्होंने दोस्तों बहुत सारा चीज़ बनाया, जैसे कि बुलंद दरवाज़ा है, पंचमहल है, शेख सलीम चिश्ती का भवन है। ठीक है, आगरा का किला भी इन्होंने ही बनाया था, इलाहाबाद का किला, लाहौर और अजमेर का किला भी दोस्तों अकबर ने ही बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका, प्रश्न नंबर है 17 नंबर। मात्र 13 वर्ष की उम्र में दोस्तों अकबर राजा बनता है आपको कब, 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। ठीक है जी, मुगल साम्राज्य का। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तरी भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका। देखिए उत्तरी भारत का प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो थी ये मुगल साम्राज्य की थी। कौन थी, रजिया सुल्तान थी आपकी। ठीक है, रजिया सुल्तान जो रानी बनती है दोस्तों, है ना, जो शासिका बनती है, ये कब से कब तक, तो 1236 से लेकर के 40 तक पूछा जाता है। और इससे पहले कौन था, तो इसके जो पिताजी थे, और इनके पिता कौन थे दोस्तों, तो इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश की ये बेटी थी आपका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और इन्होंने 1236 से लेकर के 40 तक ये आपकी शासिका बनती है। ठीक है, बहुत अच्छी शासिका थी, लेकिन दोस्तों ये महिला होने की वजह से और भी कुछ कारण होने की वजह से ज़्यादा दिन शासन नहीं चला पाती है। ठीक है, तो ये आपका जो इल्तुतमिश था, इसका जो शासन काल था ये था आपका 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक था आपका। ठीक है जी। हाँ, और 36 के बाद इसकी बेटी बनती है आपकी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका सवाल नंबर है 18 नंबर। प्रश्न है कि मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। देखिए मुगल सम्राट का जो मीर बख्शी था ना, तो मीर बख्शी जो अध्यक्षता करता था दोस्तों वो सेना संगठन का अध्यक्षता करता था। ठीक है, किसका करता था, सेना संगठन का ये अध्यक्षता करता था मीर बख्शी, याद रखना है। देखिए बहुत सारा जो मुगल काल का जो विभाग था उसका अलग अलग नाम था दोस्तों, जैसे कि मुगल काल में दीवान ए रसालत, अब पूछा जाता है दीवान ए रसालत क्या था दोस्तों, तो दीवान ए रसालत, तो दीवान ए रसालत जो था ये विदेश विभाग था, है ना। कौन सा विभाग था, ये जैसे विदेश विभाग था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है आपका 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से बहुत सारे चीज़ आपको बता देंगे। पूर्ण स्वराज संकल्पना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कौन, तो लाहौर अधिवेशन। ठीक है, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। एक तो आपको याद रखना है स्वराज, तो सबसे पहले स्वराज की मांग हुई थी आपका 1906 ईस्वी में। ये आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्वराज की मांग कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी आपका। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, यानी कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या हुआ, पूरी तरीके से स्वतंत्रता। तो पूरी तरीके से स्वतंत्रता का जो मांग हुआ था आपका, ये हुआ था दोस्तों लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन होता कब है, तो ये होता है आपका दोस्तों 1929 ईस्वी, है ना। 1929 ईस्वी में होता है 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर होता है और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसी समय मांग किया गया था पूर्ण स्वराज। देखिए इस अधिवेशन में कुछ और मांगे रखी गई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और ये पारित किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी 1930 से हम लोग प्रत्येक साल क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, है ना, यानी कि प्रत्येक दिवस दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों कि हमारा जो अभी 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं आपका। ठीक है, हमारा संविधान तो बन गया था आपको 26 नवंबर को ही, लेकिन हम उस समय हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को और उसी समय से हम लोग गणतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्यों, क्योंकि यही निर्णय लिया गया था आपका लाहौर अधिवेशन में, इसके कारण आपका। ठीक है,
चलिए, उसको सम्मान देने के लिए, और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है दोस्तों आपका, कौन सा मिलान सही है। अच्छा, यहाँ पर मिलान देखिए आपको करना है, जैसे कि आपको दिया गया है ना, जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको दिख सके। हाँ, दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है, बेंगलुरु में है। शर्करा अनुसंधान चेन्नई, चर्म अनुसंधान लखनऊ, चावल चेन्नई। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा दोस्तों सही है। देखिए, इसमें अधिकतर गलत है। कौन कौन सही होगा, तो रेशम जो है ना, ये रेशम बेंगलुरु बस एक सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। बाकी दोस्तों सभी गलत है। सरकरा वाला कहाँ है दोस्तों, तो सरकरा आपका कानपुर में है, नोट कर लेना है। सरकरा कहाँ है, कानपुर में है। चर्म वाला कहाँ है, चर्म चेन्नई में है ना। चर्म कहाँ है दोस्तों, तो चेन्नई में है दोस्तों, याद रखिएगा। और चावल कहाँ है, तो चावल आपका कटक उड़ीसा में है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर आपका ए हो गया। चलिए, कुछ कुछ और अनुसंधान है जो आपको पूछा जाता है, जैसे केमड़ी चमड़ा तो आपको हो गया चेन्नई है ना, चमड़ा चेन्नई, सरकरा कानपुर हो गया, चावल कटक हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कृषि कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली। कृषि कहाँ है, नई दिल्ली में है। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में हो जाएगा आपका कृषि वाला। अगर आपसे पूछ लिया जाए केंद्रीय गन्ना, तो केंद्रीय गन्ना कहाँ है दोस्तों, कोयम्बटूर है ना। गन्ना कहाँ है, कोयम्बटूर। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है, करनाल। डेयरी अनुसंधान करनाल। और रमन अनुसंधान कहाँ है, बेंगलुरु में है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर सवाल कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा क्यों होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से। देखिए, ये है हमारा दक्षिणी भारत, और जहां आपको दिखेगा दोस्तों, ये है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में जो चेन्नई आपको दिखेगा, तो यहाँ दिखेगा दोस्तों आपको चेन्नई है ना, ये है आपका चेन्नई। अब चेन्नई में देखिए, दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है, तो इसके वजह से दोस्तों बारिश नहीं होता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होता है। क्यों, एक तो शाखा चली जाती है आपकी कहाँ, अरब सागर की शाखा इधर चली जाती है, और एक चली जाती है दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर। कारण क्या है, तो देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जा रही है ना, तो ये चेन्नई की क्या है, समानांतर है ना, चेन्नई के समानांतर। अगर यहाँ पर कोई पर्वत होता, तब ये हवाएं जाती, यहाँ पर्वत से टकराती और चेन्नई के समय पर, चेन्नई की जगह पर बारिश होता। लेकिन यहाँ पर कुछ अवरोधक नहीं चीजें हैं है ना, कुछ भी अवरोध नहीं है। ये हवाएं सीधा निकल गई नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में जाकर के गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ी है मेघालय में, वहां जाकर के ये जबरदस्त वर्षा करती है। और यही कारण है दोस्तों, ये समानांतर निकल जाती है हवाएं, यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, 21 वाला, 21 का हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। यानी कि मानसून जो है ये कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं, और यही कारण है। इसके तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल तट, ठीक है। और ये समानांतर हवाएं निकल जाती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब देखिए, एक चीज बताइएगा कि चेन्नई में जो बारिश होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं हुआ भाई साहब भैया, तो चेन्नई को आखिर पानी मिलेगा कैसे। तो चेन्नई में जो बारिश होती है दोस्तों, ये लौटते हुए मानसून से बारिश होती है ना, चेन्नई में लौटते हुए मानसून से होती है। अब जब यहाँ से मानसून लौटता है नॉर्थ ईस्ट से, तो लौटता है तो ये सूखा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन ये आ जाता है बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में आता है, और ये दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत से टकराता है, कोरोमंडल तट पर ये टकराता है हवाएं, फिर जाकर के यहाँ तमिलनाडु में बारिश होती है। कब, तो ठंडा के दिन में, यानी कि नवंबर दिसंबर में, क्योंकि उस समय मानसून क्या होते रहता है, लौटते रहता है। और मानसून लौटते लौटते दोस्तों यहाँ पर जाकर के उछल देता है ना, चेन्नई में जाकर के उछल देता है, यानी कि जबरदस्त बारिश होती है आपका, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला सवाल है दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त है। देखिए, ये जो सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल से संबंधित कम से कम दोस्तों हम 10 सवाल आपको बताएंगे अभी, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। विधान परिषद से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, और एक आध सवाल हमेशा पूछ लिया जाता है विधान परिषद से। कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने के लिए कौन सी आवश्यक शर्त होनी चाहिए। देखिए, विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्य में है ना, सभी राज्य में विधान परिषद नहीं हो सकता है। कम से कम विधानसभा में कितनी सीट होनी चाहिए,
तब उस राज्य में विधान परिषद हो सकता है, ये सवाल है आपका। तो कम से कम दोस्तों 120 सीट होनी चाहिए, है ना। कम से कम संविधान राज्य विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए, 120, तभी वहां पर विधान परिषद हो सकता है उस राज्य में। अब 6 राज्य जो विधान परिषद वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर 120 सीट ही क्यों जरूरी है ना। 120 सीट ही क्यों जरूरी है विधानसभा में होने के लिए, है ना, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी कह रहा है कि विधान परिषद जो भी वर्तमान में 6 राज्य, वो 6 राज्य आपको कमेंट करना है। पहला हो जाएगा बिहार, महाराष्ट्र है ना, बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है दोस्तों, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 राज्य। टोटल अभी वर्तमान में दोस्तों 6 राज्य में आपका विधान परिषद है। आपका ये 6 राज्य का नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए, छांटने के लिए आपको दे देगा। अब देखिए हम चलते हैं दोस्तों कि 120 ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में कम से कम जितने विधानसभा में सीट हैं, है ना, उसके 1/3 सदस्य ही हो सकते हैं विधान परिषद में। यानी कि विधानसभा में अगर 120 हैं तो कम से कम मिनिमम कितना सीट हो सकता है विधान परिषद में, 40 से कम विधान परिषद में नहीं हो सकता। जैसे बिहार विधान परिषद, तो बिहार विधान परिषद में कितने सीट है दोस्तों, 75 सीट है ना। आपको याद है कि नहीं याद है, नहीं याद है याद कर लीजिएगा। बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, यानी कि टोटल सीट बिहार में कितने हैं, बिहार आपका राज्यसभा का, तो बिहार जो राज्यसभा नहीं विधानसभा का, तो बिहार विधानसभा में 243 सीट है आपका, है ना, 243 सीट है। तो 243 का दोस्तों 1/3 होना चाहिए, 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और इसीलिए दोस्तों 120 से अगर कम हो जाएगा, मान लीजिए 119 हो जाएगा, तो 119 से कम कितना हो जाएगा आपका, 1/3 निकालिएगा तो 40 से कम आ जाएगा। और कम से कम 40 सीट होनी चाहिए विधान परिषद के लिए, है ना, 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए 120 सीट यहाँ पर रखा गया है आपका। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विधान परिषद अनुच्छेद कितने में है, तो विधान परिषद 169 में है आपका। कितने में है, 169 में है आपका विधान परिषद, आपका याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इतने सारे चीज आपको यहाँ पर समझा दिया गया, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। देखिए भारतीय संविधान में जो आपातकाल है ये लिया गया है जर्मनी से, है ना। कहाँ से लिया गया है, आपातकाल लिया गया है आपको जर्मनी से, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360, यानी कि 352 से लेकर के 360 तक दोस्तों आपातकाल का प्रबंध किया गया है भारतीय संविधान में। और ये भाग कितने में है, तो भाग 18 में इसका वर्णन किया गया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। भारत में जो 352 है दोस्तों अभी तक 3 बार लग गया है ना, 3 बार अभी तक ये लगा है। और 360 जो वित्तीय आपात है ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। 356 है, बहुत बार लग गया है, क्योंकि 356 राष्ट्रपति शासन है, ठीक है। ये तो प्रत्येक राज्यों में लगा है, सबसे पहले पंजाब में लगा था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए जी, और ये आपका आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से ये लिया गया था आपातकाल आपका, ठीक है। चलिए, और कुछ इसमें रहा नहीं, हम चलते हैं अगला सवाल आपका। अगला सवाल है 24 नंबर और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल को गौर से देखना है, सवाल बड़ा है। कह रहा है कि उस रीट का नाम बताना है। रीट समझते हैं ना, रीट जो जारी किया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रीट है, वो 5 प्रकार का रीट का भी हम ऑपरेशन करेंगे। बताइए उस रीट का नाम बताइए जिसके तहत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है ना। तो उस दोस्तों रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। उस रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत, है ना, रीट जारी कर सकते हैं, ठीक है। 5 प्रकार का रीट दिया गया है दोस्तों उच्चतम न्यायालय में, है ना। अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी का अधिकार दिया गया है। और ये 5 गो रीट कौन कौन से हैं, तो एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है आपको परमादेश, एक है आपका प्रतिषेध, एक है आपका उत्प्रेषण और एक है आपका अधिकार प्रेक्षा। अगर आपसे छांटने के लिए दे देगा कि निम्नलिखित में से 5 प्रकार का रीट में से कौन सा नहीं है, तो ये पांचों का नाम कम से कम आप याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा दोस्तों, ठीक है। उच्चतम न्यायालय
अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। ठीक है, ये दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका 25 नंबर, कह रहा है निम्न में से 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी कौन था। देखिए 19वीं शताब्दी में दोस्तों सामाजिक सुधार के जो जनक थे वो कौन थे, तो वो थे राजा राम मोहन राय। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजा राम मोहन राय से हमेशा पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय को बहुत सारे नामों से जाना जाता है दोस्तों, है ना। इनको दोस्तों नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, है ना। और भी बहुत सारे नाम है दोस्तों, जैसे समाज सुधार के नायक थे आपके ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना बार बार पूछा जाता है कब हुआ था, तो आपका 20 अगस्त है ना 1828 को हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। सती प्रथा का अंत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना, राजा राम मोहन राय जी का। ठीक है, और राजा राम मोहन राय जो थे दोस्तों ये संस्कृत के विरोधी नहीं थे। कई बार एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत के विरोधी हैं, तो राजा राम मोहन राय संस्कृत के विरोधी नहीं थे, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि राजा राम मोहन राय को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। कौन कौन नाम से इनको जाना जाता है, जैसे कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, या फिर भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, या फिर मसीहा भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी इनको कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहते हैं। ठीक है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी इनको कहा जाता है, युग दूत भी इनको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है। बहुत सारे नामों से जाना जाता है भारतीय राजा राम मोहन राय को। इसीलिए दोस्तों ये 19वीं शताब्दी के भारत में समाज सुधार में ये सबसे ज़्यादा अग्रणी नेता थे, है ना, राजा राम मोहन राय। अगला है आपका 26 नंबर कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने किया था। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कैलाश मंदिर है कहाँ, तो एलोरा में है। और एलोरा कहाँ है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये कृष्ण प्रथम के द्वारा हुआ था, और कृष्ण प्रथम थे राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, कृष्ण प्रथम किस वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश के थे। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था, तो दंती दुर्ग ने किया था 753 ईस्वी में, है ना। 753 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। देखिए 1932 ईस्वी में दोस्तों ये घटना है आपका 1932 16 अगस्त 1932 की। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत जो अछूत और दलित के लिए, जाना कि SC ST, है ना, SC ST आप समझ जाइएगा कि जो SC ST थे उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 27 का B नंबर, यानी कि अछूतों के लिए ये बनाया गया था 1932 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत में देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपको याद होना चाहिए। कब कब हुआ था, 1930 में, 31 में और 32 में, है ना। 30, 31, 32 याद रखिएगा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों गांधी जी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से, है ना। और वो भी आपका जब गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 को हो जाता है गांधी इरविन समझौता, और उसके बाद जब 11 सूत्री को मान लिया जाता है, उसके बाद गांधी जी जाते हैं लंदन और दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं आपका। लेकिन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद दोस्तों इन्होंने सांप्रदायिकता के प्रश्न जब पर मतभेद होता है तो गांधी जी दोस्तों वहां से भाग आते हैं, यानी कि स्वदेश वापस लौट आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1931 में दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी भाग लिए थे तो किस प्रश्न के मतभेद पर ये वापस लौट आए थे, तो सांप्रदायिकता के मतभेद पर ये वापस लौट आए थे आपका। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिए थे, तो B.R. अम्बेडकर तीनों में आपका भाग लिए थे आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 28 नंबर कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार क्यों किया था। देखिए गढ़वाल रेजिमेंट के जो सैनिक थे दोस्तों ये प्रदर्शनकारी पर जो गोली चलाने से मना कर दिए थे, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर आपका A हो जाएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन
इसकी प्रारंभ कब होती है? तो 6 अप्रैल 1930 को, है ना। 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों नमक सत्याग्रह से दोस्तों ये आपका शुरुआत होता है, ठीक है। नमक सत्याग्रह से इसकी प्रारंभ होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, सीधा पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में, है ना। चलिए भाई साहब, अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर है 29 नंबर। जीविका प्रवाह की खेती। देखिए, जीविका प्रवाह की खेती अपनाई जाती है किसके द्वारा? तो जीविका प्रवाह की खेती जो अपनाई जाती है ये डेल्टा क्षेत्रों में अपनाई जाती है ना। आंसर हो जाएगा डेल्टा क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, जीविका प्रवाह की खेती, ठीक है। झूम खेती कहाँ होती है दोस्तों? तो पहाड़ी भागों में होती है झूम खेती। डेल्टा जीविका प्रवाह की खेती डेल्टा क्षेत्रों में होती है ना जी। चलिए, और प्रश्न हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। 30 नंबर सवाल कह रहा है कि एक ही समय में, प्रश्न है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाले जो रेखाएं हैं इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहा जाता है सहभूकंप रेखाएं, है ना, सहभूकंप रेखाएं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोसिस्मल लाइंस, है ना, पढ़े होंगे। होमोसिस्मल लाइंस इसको कहा जाता है, होमोसिस्मल लाइंस इसको कहा जाता है दोस्तों, है ना। यानी कि एक ही समय में कंपन करने वाले जो स्थान है उसको जोड़ने वाली श्रृंखला को होमोसिस्मल लाइन यानी कि सहभूकंप रेखाएं, ठीक है, सहभूकंप रेखाएं इसको कहते हैं। देखिए, भूकंपीय तरंगे जो होती है ना, ये 3 प्रकार की होती है भूकंपीय तरंगे, आपको पता होगा, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, है ना। पी तरंगे और एस तरंगे और एल तरंगे। सबसे जो खतरनाक होता है वो एल तरंगे होता है, क्योंकि ये पृष्ठीय तरंगे होता है ना, ये पृष्ठ पर चलता है आपका, ये पृष्ठीय तरंगे होता है ना, केवल धरातल पर ये आपका चलता है। अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो पहली महिला न्यायाधीश और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश में। तो मैं बता दूं कि अभी तक जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसमें महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है अभी तक, ठीक है। तो पहली महिला जो न्यायाधीश बनी है उसका नाम है फातिमा बीबी। क्या नाम है? फातिमा बीबी उनका नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ये कब बनी थी दोस्तों? तो 1989 ईस्वी में ये 1989 ईस्वी में ये नियुक्त हुई थी आपका भारत की पहली महिला न्यायाधीश। अभी तक हमारे देश में दोस्तों 11 महिलाओं ने हमारे सर्वोच्च न्यायालय में मतलब अभी तक न्यायाधीश बन चुकी है, ठीक है। टोटल कितने? तो 11 मात्र। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय की, है ना, अभी तक हाई सुप्रीम कोर्ट की नहीं बनी है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला जो मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों, उनका क्या नाम था? लीला सेठ। लीला सेठ जो है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो लीला सेठ हैं, लीला सेठ दोस्तों प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। कहाँ की? तो उच्च न्यायालय की है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी थी आपका। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी है सर्वोच्च न्यायालय की आपका फातिमा बीबी। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 32 नंबर। 32 है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है आपका 9 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद बैठक होता है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर को ही दोस्तों आपका राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी उसमें सचिदानंद सिन्हा को, है ना, सचिदानंद सिन्हा को दोस्तों आपका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना, सचिदानंद आपका सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है, याद रखिएगा। पहली बैठक हुई थी आपकी, ठीक है जी। और 13 दिसंबर को क्या हुआ था? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों पारित कब किया गया? ये डेट बहुत जरूरी है, तो 22 जनवरी 1947। यानी कि ये चारों डेट मैं लिखा हूँ उसी तरीके से, है ना, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। सबसे पहले तो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने आपका 11 दिसंबर को। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी 1947 को दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जाता है ना। ये चारों डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका 33 नंबर।
प्रश्न है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। देखिए हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था दोस्तों आपका 1911 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में, है ना, याद रखिएगा आपको, ठीक है, सबसे पहले गाया गया था। राष्ट्रगान को किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये लिखा गया है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकेंड इसको गाने में लगता है, आपका याद रखना है, ठीक है। और इसको जो भारतीय संविधान में अपनाया गया था वो 24 जनवरी 1950 को, आपका कब, तो 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि मैं तो छोड़ूंगा इतना आसान से नहीं आपको, तो अगर आप हमको बताइए कि भारत का जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों, है ना, जो अशोक चक्र है, राजकीय चिन्ह जो हमारा अशोक चक्र है ना, इसको कब अपनाया गया था बताइए। तो जो हमारा राजकीय चिन्ह अशोक चक्र है दोस्तों, इसको जो अपनाया गया था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों इसको अपनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज को, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। और हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, है ना। यानी कि सारे डेट आपके दिमाग में धीरे 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 करके हम सेट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए बस। लेकिन आपको करना क्या है, 3 बजे डेली हाजिरी देना है और पूरा क्लास आपको करना है ना। आप यकीन मानिए कि लगातार अगर 2 महीने क्लास कर लेते हैं ना, आपका दोस्तों सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सारा चीज़ यहाँ पर धीरे 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 करके सुनते 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 सुनते, टेस्ट देते देते, याद करते करते, पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते, नोट्स पढ़ते पढ़ते सब चीज़ आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी 50% का जो ऑफर है उसका लाभ आप ले सकते हैं, मात्र आपको 50% ऑफर में आपको मिल रहा है अभी, है ना। ये मात्र 2-3 दिन के लिए रहेगा। प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 4-5 से बदलकर किस वर्ष को कर दिया है। देखिए पहले जो आधार वर्ष था वो था 4-5, लेकिन अब दोस्तों ये चेंज हो गया है ना। अब आधार वर्ष कितना कर दिया गया है, 2011-12, ठीक है। अभी तक देखिए बहुत बार चेंज हुआ है ये, है ना। आधार वर्ष अब क्या है, तो आधार वर्ष अब 2011-12 कर दिया गया है। अभी तक दोस्तों इसमें 7वां संशोधन हो चुका है। सबसे पहले जो हमारा आधार वर्ष था वो था 1952-53, है ना, 1952-53 था। उसके बाद हुआ 61-62, फिर हुआ 70-71, फिर हुआ 81-82, फिर हुआ 93-94, और उसके बाद हुआ था 4-5, और अभी वर्तमान में चल रहा है आधार वर्ष हमारा 11-12 दोस्तों आपका, ठीक है ना। उपभोक्ता कीमत सूचकांक का ये आधार वर्ष होता है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक का भी कौन सा है, 11-12 है। और याद रखिएगा ये कैवां संशोधन है, तो ये 7वां बार संशोधन किया गया है आधार वर्ष में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 35 नंबर, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। देखिए भारत में अभी सबसे जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे निचले स्थान पर है ना, बिहार सबसे निचले स्थान पर। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही हमारी चचा भतीजा ये सब की सरकारें हैं दोस्तों, एकदम ये सब कुत्ता बिलाए है ना, कुत्ता बिलाए से भी इन लोग गिरे हुए हैं, है ना, एकदम गिरा हुआ इंसान है। क्या कहें इसके लिए, जो सबसे गंदा वर्ड होगा ना वो भी इसके लिए सबसे बड़ा वर्ड होगा, ठीक है। हाँ, इतना गंदा इन लोग हैं, अपने सिर्फ वोट के लिए, अपने सिर्फ कुर्सी के लिए दोस्तों, ये किसी का नहीं है ना। ये अपने माँ बाप भाई बहन किसी का नहीं है, किसी को भी ये बेच सकता है, किसी को भी ये खा सकता है। इतने गिरे हुए इंसान है, कुत्ता बिलाए से भी गिरे हुए इंसान है इन लोग, ठीक है। और यही कारण है कि आज हमारा बिहार इतना पीछे है और हर एक क्षेत्र में पीछे है, ठीक है, यही लोगों की वजह से। और बिहार दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। देख रहे हैं ना जो लीला चल रही है बिहार में अभी, है ना, लीला चल रही है प्रधानमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री बनने लायक है, इन लोग तो विधायक बनने लायक नहीं है। यही कारण है कि ये चुनाव में नहीं खड़ा होते हैं, है ना। आपके जो चाचा जो हैं ये चुनाव में खड़ा ही नहीं होते हैं, ये विधान परिषद से चुने जाते हैं, ठीक है। ये खड़े नहीं होते हैं क्योंकि हार जाएंगे, इनको डर है, और 100% हारेंगे ये। कौन इनको वोट देगा, इनके इलाका वाला तो इनको गलियाता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। हम चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो वो हो जाएगा आपका गोवा का, है ना। गोवा का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। और सबसे निचले स्थान पर अपना बिहार है, चाहे वो शिक्षा में हो आपका, चाहे आपका
प्रति व्यक्ति आय हो सबसे निचले स्थान पर आप याद रखिएगा, पुरुष हो महिला हो, है ना, कुछ नहीं छोड़ा है इन लोग दोस्तों, एकदम खा गया है ना। कहता है बिहार में टैलेंट नहीं है, गधा आदमी, बिहार से ज़्यादा टैलेंट कहीं है ना। हर एक साल सबसे ज़्यादा साला यूपीएससी बिहार से होता है, इन लोगों को पते नहीं है। कहता है कि यहाँ पर मतलब उस अनुसार से शिक्षक नहीं है, बहाली कितना बार किए हैं जो शिक्षक नहीं है ना। और जो कहते हैं सीट खाली रह जाता है, सीट खाली क्यों रहता है, सीट खाली किसका है पता है, महिलाओं का सीट खाली है, SC ST का सीट खाली है। आप दूसरे स्टेट से लीजिएगा, दूसरे स्टेट से SC ST में भरने दीजिएगा, जो सीट आपका भरेगा फिर खाली रहेगा, क्योंकि आपका नीति वही था ना। इस प्रकार से बहाली आप करते थे, है ना, प्रत्येक पंचायत में जा जाके, ब्लॉक में जा जाके एक बच्चा कहाँ कहाँ दौड़ेगा। और कहते हैं कि सीट खाली रह गया, सीट खाली रखने का आपका नीति था कि सीट खाली रह गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 36 नंबर, निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है। सर्वाधिक जो जनघनत्व है बिहार में वो है आपका शिवहर का, लेकिन ऑप्शन में शिवहर नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका पटना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D नंबर हो जाएगा। ठीक है, पटना में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है ऑप्शन के अनुसार दोस्तों, लेकिन ऐसे शिवहर में सबसे ज़्यादा, ठीक है, शिवहर का सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, कितना है तो 1880 है। ठीक है, शिवहर का कितना जनघनत्व है 1880 है, और पटना का कितना है दोस्तों तो 1823 है आपका। ठीक है, पटना का 1823 है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम जनघनत्व कौन वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम हो जाएगा कैमूर, है ना, क से कैमूर और क से कम याद रखिएगा 488। ठीक है, 488 है आपका, और इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा मंत्री जो है ना वो एक ट्वीट में 5-5 गलती करते हैं, क्या वो शिक्षा मंत्री, क्या वो प्रोफेसर हैं, है ना, वो ग्रुप D के लायक भी नहीं है, महा घटिया इंसान है ये, ग्रुप D के लायक भी नहीं है। बात करते हैं, बोलने तो आता नहीं है, एक ट्वीट करने आता नहीं है, और शिक्षा मंत्री बनने चले हैं, है ना, 9वीं फेल प्रधानमंत्री और क्या क्या मुख्यमंत्री बनने चले हैं बताइए। और दूसरे को कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, अपने खुद टैलेंट है, एग्जाम देकर पास करके बताओ, तुम्हारा जिंदगी भर गुलाम करेंगे अगर तुम पास हो जाओगे तो। गधा साले ऐसे ऐसे नेता बन गए हैं और कहते हैं कि टैलेंट नहीं है बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर, कह संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया। इन लोग पर मतलब हम कभी बोलना नहीं चाहते ये सब राजनीतिक चीज़ों पर, लेकिन इतना हद मतलब सर से पानी ऊपर चला गया है ना, इतना गिंदा इन लोग का हरकत है, कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कुछ नहीं सोचते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा। बच्चे मानसिक रूप से तनाव में है, डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते हैं, कैसा वैकेंसी निकालते हैं, है ना, ये सोचते हैं कि ताकि इसी रूप में सभी लोग उलझे रहे, है ना, सब ऐसे ही लगे रहे। और कहता है बिहार पीछे, बिहार पीछे करने का तो सबसे बड़ा जरिया तुम ही हो। 15 साल उसका सरकार, 15 साल तुम्हारा सरकार, 30 साल, और शिक्षा व्यवस्था 30 साल में देखो चौपट कौन किया, तुम्हें ने किया चौपट, तुम्हारे से ही ना जो बच्चे अभी 30 साल में आए हैं, है ना, तुम ही तो उस अनुसार से स्कूल नहीं बनाए, शिक्षक बहाल नहीं किए, तो पढ़ेंगे कहाँ से। और कहते हो कि बच्चे नहीं है पढ़ने वाले, साइंस के नहीं है तो इंग्लिश का नहीं है, मैथ का नहीं है, टीचरें नहीं है तो पढ़ाएगा कौन यार, है ना। हर साल तो आपके मैट्रिक इंटर में बिना टीचर का ही आपको 80% बच्चा पास कर जाता है, बिना टीचर का ही सोचिए कैसे पास कर जाता है। तो ये सभी क्या है, राजनीतिक है और क्या है, सभी को नंबर दे दिया गया, पास हो गया, क्या फ़ायदा उससे, कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं। टैलेंट उसमें नहीं है। आजकल के बच्चे को अगर 10 लाइन लिखने बोल दिया जाए तो वो नहीं लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा 10 लाइन। अगर उसको कहा दिया जाए 10 लाइन लिखो तो नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं वो शक्ति, ना बोल पाएगा ना लिख पाएगा, बस टिकटॉक और फिकटॉक यही सब में लगा रहता है आजकल का बच्चा। ठीक है, क्योंकि उस अनुसार से बना दिया उसको, नहीं स्कूल में पढ़ाई होता है नहीं कुछ है, टीचर नहीं है, पढ़ाएगा कहाँ से। बहाली नहीं करोगे और कहोगे कि टैलेंट ही नहीं है और सीट खाली रह जाता है, सीट खाली रहेगा नहीं, बहाली नहीं करोगे तो सीट खाली नहीं रहेगा। दिमाग खराब हो जाता है ऐसा ऐसा लोगों से। चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, केंद्रीय बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है हमारा 112, है ना। देखिए हमारे संविधान में बजट नाम कहीं नहीं दिया गया, है ना, बजट नाम कहीं नहीं है, और इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, और ये अनुच्छेद आपका 112 में दिया गया है आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से B हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपका सवाल नंबर है 38 नंबर, किस कारण से दिन और रात होते हैं। दिन और रात होता है दोस्तों आपका घूर्णन गति से, है ना। जो हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी दोस्तों 2 प्रकार की गति करती है ना, 2 प्रकार की गति करती है। एक तो ये करती है घूर्णन गति और एक करती है आपका परिक्रमण गति। तो घूर्णन करती है दोस्तों आपके अपने अक्ष पे, जब ये घूम जाती है 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, तो इसको कहते हैं घूर्णन गति। और घूर्णन गति कितने देर में करती है तो 24 घंटे में। और जब घूर्णन गति होता है 24 घंटा में, तो इससे क्या हो जाता है, दिन और रात होता है ना। अभी दिन
है और फिर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए परिक्रमण गति, तो परिक्रमण क्या करती है, तो जैसे ये सन है तो सन के चारों ओर दोस्तों ये परिक्रमा करती है ना, ये है आपका सन और ये क्या है आपका पृथ्वी। ये सूर्य के चारों ओर जब ये परिक्रमा करती है दोस्तों तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति से क्या होगा, तो अभी जैसे गर्मी है ना, बरसात आने वाला है, उसके बाद फिर जाड़ा आएगा, फिर गर्मी, फिर बरसात, है ना, तो ये घूमते रहेगा आपके सन के चारों ओर, तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति। और इसको करने में कितना लगता है, तो 365 दिन लगता है आपका, ठीक है, 365 दिन इसको करने में लगता है। तो इससे क्या होता है, तो ऋतु में परिवर्तन होता है आपका। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, इसकी गति कितनी है, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है ना, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, ये चाल कितना है दोस्तों, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट है आपका, है ना, ये आप याद रखिएगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट लगभग में है। एग्जैक्ट होता है 27.8, मैं एग्जैक्ट भी लिख देता हूँ, एग्जैक्ट होता है 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट, याद रखिएगा, प्रति सेकेंड नहीं है, प्रति मिनट है आपका। ये पृथ्वी की घूर्णन गति है, ठीक है, ये अपने अक्ष पे जो घूमती है 28 किलोमीटर प्रति मिनट के रफ्तार से घूमती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो कितना है, तो पृथ्वी जो परिक्रमण गति है दोस्तों, तो परिक्रमण गति हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा सूर्य के चारों ओर, है ना, ये आपको ध्यान रखिएगा। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो वो बुध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर है आपका 39 नंबर। 39 है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है। हम्बोल्ट जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा, याद रखिएगा, ये कैसी जलधारा है, ये है आपकी ठंडी जलधारा, है ना। जलधारा से संबंधित जितने सवाल बनते हैं मैं कुछ कुछ यहाँ पर बता दूंगा आपको। पूछा जाता है ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा कौन सी है आपका, है ना, ये ठंडा कैसे होगा, गर्म कैसे होगा। एक चीज आप याद रखिए, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, अगर विषुवत रेखा के पास यानी कि 0 डिग्री के पास अगर कोई जलधारा अगर उत्पन्न होती है और अगर दोस्तों आपका ध्रुव की ओर चलती है तो ये कैसी होगी, ये गर्म होगी, ठीक है। अगर ध्रुव से कोई जलधारा उत्पन्न हुई और विषुवत रेखा की ओर चली तो ये कैसी होगी, ये ठंडी जलधारा होगी, ठीक है जी, याद रखिएगा। अगर विषुवत से कोई जलधारा उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर चलती है, चाहे वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर, तो ये गर्म होगी, और ध्रुव से अगर कोई चलती है तो वो ठंडी होगी, ठीक है। बस इतना कॉमन चीज आप याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो प्रश्न है कि हम्बोल्ट जलधारा जो है ये दक्षिण अमेरिका के पास चलती है दोस्तों, जैसे मानते ये दक्षिण अमेरिका है तो यहाँ पर चलती है दोस्तों आपका हम्बोल्ट जलधारा, और ये कैसी है, ठंडी जलधारा है, ठीक है, ठंडी जलधारा है। लेकिन ये कारण है, जब आप पढ़िएगा एल नीनो प्रभाव और एल नीनो प्रभाव, लानीना और एल नीनो प्रभाव जब पढ़िएगा तो उसमें क्या होता है कि यही जो हम्बोल्ट जलधारा है, इसी को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है, इसी को पेरू जलधारा भी कहते हैं, है ना, ये ठंडी जलधारा है। तो ये 4-5 साल के बाद ना ये ठंडा की जगह पर यहाँ पर गर्म जलधारा उत्पन्न हो जाता है, और यही कारण है कि हिंद महासागर में जाकर के ये जल को क्या कर देती है, गर्म कर देती है, और फिर मानसून कमजोर पड़ जाता है ना। वो कभी जब विस्तार से आप लोग को एल नीनो और लानीना पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर आप देखिएगा, वो सारे चीज़ हम पढ़ा दिए हैं, ऐसे ज्योग्राफी में आप पढ़ के देखिएगा आपका। इसका आंसर क्या होगा, तो ये पश्चिमी तट पर चलता है आपका, ठीक है, एल नीनो कहाँ चलता है, पश्चिमी तट पर चलता है आपका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 40 नंबर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म है। देखिए हमारे मंडल कितने हैं, तो टोटल 5 मंडल है। कौन कौन, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, और उसके बाद है बहिर्मंडल। ये 5 मंडल आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है, ये 5 मंडल। तो सबसे निचले मंडल को कहते हैं क्षोभ मंडल। जितनी भी दोस्तों आपकी घटनाएं होती है ना, जितनी भी दोस्तों आपकी प्राकृतिक घटनाएं होती है, जैसे कि आपका ओलावृष्टि होना, आपका आंधी तूफान होना, बानी पड़ना, बादल गरजना, आंधी तूफान चलना, तो ये सारे होते हैं कहाँ, तो क्षोभ मंडल में ही होते हैं, और सबसे गर्म मंडल आपका यही है, आपका क्षोभ मंडल, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर है दोस्तों, प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की जो दर है प्रति 165 मीटर, है ना, प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घट जाता है ऊंचाई पर जाने पर, है ना, ऊंचाई पर जाने पर, याद रखिएगा। अगला सवाल है दोस्तों आपका 41 नंबर। चलिए कुछ करंट अफेयर के सवाल हैं जिसको लगा लेते हैं। प्रश्न है कि जून 2023 में जापान में आयोजित होने वाली जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में
किसे जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय है दोस्तों और इसका नाम है भोलानाथ सिंह को, है ना, भोलानाथ सिंह को जूरी ऑफ अपील का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये हुआ था 2 से 11 जून 2023 तक। अगला सवाल है आपका 42 नंबर कि इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, ना, पुस्तक भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक जो हैं अश्विन फर्नांडीज। ठीक है, अश्विन फर्नांडीज इसके हो जाएंगे आपके डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है आपका 43 नंबर। देखिए वीडियो को लाइक कर देना है प्लीज़ मेरे भाइयों, जितने लोग लाइव देख रहे हैं, है ना, सभी लोग लाइव में हैं, और जो बाद में देखते हैं कोई बात नहीं है ना, लाइव देखते हैं वो भी ठीक है, बाद में देखते हैं, जब समय मिले तो देख लिया कीजिए, है ना। यकीन मानिए कि अगर आप 2 महीने लगातार कर लेते हैं ना क्लास, तो आप मास्टर बन जाइएगा 100%, है ना, 100%। प्रश्न है कि जनवरी 2023 में कैबिनेट ने कितने रुपये के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है दोस्तों? तो कितने रुपये को मंजूरी दिया गया है? 43 का आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ये 43 का आंसर हो जाएगा 19,744 करोड़ रुपया। ठीक है, 19,744 करोड़ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाटा वाला आपका प्रश्न भी पूछ लिया जाता है बार बार बीपीएससी में, है ना। अगला है कि गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, गोवा के जो मोपा एयरपोर्ट था इसका नाम बदल के क्या किया गया है? तो गोवा के ही मुख्यमंत्री थे कौन? मनोहर पारीकर जी। जी हाँ, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, गोवा के मनोहर पारीकर आपके मुख्यमंत्री थे, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कि फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? बताइए, तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में दोस्तों? तो इसका नाम था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त, है ना। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए जो विनाशकारी भूकंप था, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबरदस्त भूकंप था दोस्तों, जिसमें आपको जो राहत कार्य के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त नाम का। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ऑपरेशन दोस्त। अगला है कि इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कब किया गया? देखिए, श्रीहरिकोटा से एक परीक्षण किया गया था 10 फरवरी 2023 को। ठीक है, 10 फरवरी 2023 को श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, है ना, SSLV D2, है ना, SSLV D2 का सफल परीक्षण 10 फरवरी 2023 को किया गया था। अगला सवाल है आपका कि किस देश ने 21 से 30 मार्च तक एफेंडेक्स 2023 अभ्यास की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो ये करेगा दोस्तों कौन? तो ये करेगा आपका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, किसने करेगा? भारत करेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर कि किस भारतीय राज्य ने, अच्छा यहाँ राज्य 2 बार हो गया, किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत करेगा? जी हाँ दोस्तों, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन तो ऐसे भारत में चल रहा है, लेकिन वो कौन सा राज्य है भारत का? वो है आपका मेघालय, है ना। मेघालय में पहले डीजल चल रहा था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक भी शुरू हो गया है 15 मार्च 2023 से आपका। ठीक है, तो ये नया है, याद रखिएगा, है ना, पूर्वोत्तर राज्य में आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 49 नंबर कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं जी? तो वो है आपका 21 मार्च को। ठीक है, 21 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन गलत लिखा गया है, मैं इसको सुधार कर दूंगा, है ना, जब आपको दूंगा PDF। अप्रैल याद रखिएगा, 21 अप्रैल को। ठीक है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, और 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को विश्व श्रम दिवस आपका। ठीक है, श्रम दिवस। अगला सवाल है आपका 50 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? जी हाँ, वो है अपना भारत, है ना। भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है दोस्तों, और चाइना को पीछे छोड़ दिया है 1960 के बाद पहली बार आपका। ठीक है, चलिए
तो ये था आज का टेस्ट, कैसा लगा बताना है। और जो अभी ऑफ़र का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, है ना। हमारे ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और तैयारी को कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक जितना क्लास हुआ है वो आपको मिल जाएगा, उसका PDF भी, उसका वीडियो भी, उसका नोट्स भी, सारे चीज़ आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अभी जो ये ऑफ़र चल रहा है 50% ऑफ वाला, तो ये जो नंबर हमारा है 7857824310, ठीक है, ये नंबर है। ये फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी आपका यही है ग्रुप वाला। तो आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और आपको पर्सनली सारे मटेरियल आपको मिल जाएगा। अभी अब ऑफ़र जो है, इस ऑफ़र का लाभ उठाइए। 50% ऑफ है, यानी कि आपको 251 में दोस्तों आपको ये कंप्लीट आपको मिल जाएगा, है ना। इतना कम में फिर इससे ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं आप सभी के लिए। जितने भी बहुत सारे अगर गरीब लोग हैं, अगर वो कह रहे थे तो जुड़ जाइए, है ना। चलिए, तो इसमें आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे और आपको एग्ज़ाम तक कोई चार्ज नहीं लगेगा अलग से। आप ऐसा नहीं कि मंथली चार्ज है, ठीक है, एक ही बार आपको इसमें पे करना पड़ेगा। और जो भी लोग पे करेंगे तो ध्यान रखना है, इसी नंबर और व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना, है ना। ये नंबर को आपको सेव कर लेना अपने मोबाइल में और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, वहाँ आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं रात में 9 बजे आपकी क्लास होगी, आपकी हिस्ट्री वाली, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं उनको अब 2 ही सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, है ना। जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं, ठीक है, जो भी सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं उनको अब दोस्तों 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो कोई 2 ही सब्जेक्ट अपना फोकस करिएगा, लेकिन उसमें भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, है ना। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना ज़रूरी है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक होना ज़रूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी या दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो आपका पॉलिटी इकोनॉमिक्स है वो भी आप ले सकते हैं, है ना। चलिए जी, तो आज रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका हल किया जाएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को करते रहना है ना। अपनी तैयारी को जारी रखना है, लगे रहना है, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार नेता जब बन जाएंगे ना तो क्या करना है। ज़िंदगी तो खैर झंड हो ही गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करना ही पड़ेगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।